डेंसिटी लगभग 2000 प्लांट्स प्रति स्क्वायर मीटर, सीड पर प्लांट में भी अप टू 30,000, यानी एक एक पौधे से लगभग 20,000 से लेकर 30,000 तक पौधे हो सकते हैं। एवरेज सीड लाइफ इसका जो है वो 3 से 5 साल जमीन के अंदर, जर्मिनेशन 96% इवन आफ्टर 2 इयर्स। डैमेज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 80% तक इसका हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुल्ली डंडा की, गेहूं की मामा की, फैलरिस माइनर की, मंडूसी की, बंदरा बंदर की, जो भी आप कहते हैं। ये जो खरपतवार है इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे देश में गेहूं के साथ अमेरिका से हमारे देश में आया और आज के दिन में गेहूं की फसल में ये एक नेशनल इशू बन चुका है। आइए इसके बारे में अब हम आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं। मंडूसी की नियंत्रण के लिए, गुल्ली डंडा के नियंत्रण में जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसको मॉइस्चर मिल जाए जमीन के अंदर और टेम्परेचर अगर 25 डिग्री के आसपास आ जाता है तो इसके लिए बड़ा अनुकूल वातावरण हो जाता है। और ये उगता कब है? ये इसका पहला जमाव जो होगा गेहूं के साथ होगा, दूसरा जमाव पहले पानी पे होगा और तीसरा जमाव दूसरे पानी पे होगा। अब ये पहला जमाव, दूसरा जमाव और तीसरा जमाव कब कितना होगा ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा हमारा मौसम तय करेगा और जमीन के अंदर नमी तय करेगी। अगर हमारी गेहूं बिजाई के दौरान खेत के अंदर मॉइस्चर काफी है और टेम्परेचर अगर नीचे उतर आया है तो क्या होगा? गेहूं के साथ इसका जो फर्स्ट क्लास ऑफ जर्मिनेशन है, पहला जो जमाव है, ये बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज क्या होगा कि जब हम पहला पानी लगा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा कि हमने गेहूं की बिजाई किया और अगर हमारा सूखे का साल है, टेम्परेचर नहीं नीचे उतरा तो मेरे को लगेगा कि शायद पिछली साल वाली मंडूसी वाली दवाई इतनी अच्छी काम की है कि इस साल मंडूसी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पानी लगाऊंगा और टेम्परेचर नीचे उतरेगा, ये सारे दुश्मन बाहर आ जाए। तो ये इसको समझने की बात है कि हमारा मंडूसी किस तरीके से उग रहा है। इसके बाद हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर मैं 70 के दशक की बात करूं तो हमारे पास आया आइसोप्रोटुरान। ये एरिलोन नाम से, मिलरोन नाम से, श्रीलोन नाम से, विभिन्न नाम से आया। इसका हम स्प्रे करते थे पहले पानी के बाद और ये बहुत अच्छा नियंत्रण दे रहा था। 1996 के बाद की अगर मैं बात करूं तो सल्फोनिल यूरिया ग्रुप का काफी वर्चस्व रहा और बहुत अच्छा इसके रिजल्ट मिल रहे थे। इसी क्रम में हमारे हाथ लगा सल्फोसल्फ्यूरान को भी पहले पानी के बाद, जैसे आइसोप्रोटुरान को पहले पानी के बाद लगाते थे, सल्फोसल्फ्यूरान को भी हम पहले पानी के बाद एक साथ स्प्रे करते थे। और स्प्रे करने के बाद इसमें खासियत था, ये चौड़ी पत्ती पतली पत्ती दोनों पे ही बड़ा प्रभावी नियंत्रण करता था और हल्का सा एक स्टंटिंग लाता था गेहूं के अंदर और उसके बाद गेहूं फुटेर लेके चलता था, काफी अच्छा रिजल्ट आता था। उसके बाद एक समय आया जब आइसोप्रोटुरान, सल्फोसल्फ्यूरान ये सब रसायनों से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उसके बाद पत्ते से काम करने वाले कई सारे बड़े प्रभावी हर्बिसाइड हमारे पास आए, जैसे क्लोडिनापॉप आया, फिनोक्साप्रॉप आया, ये सब बड़े प्रभावी नियंत्रण किए। लेकिन ये जो तणनाशक दवाइयां थी, ये जो खरपतवार नाशक दवाइयां थी, ये उगे हुए खरपतवार को ही मार सकती थी। तो लिहाजा फर्स्ट फ्लैश, सेकंड फ्लैश को पे नहीं, थर्ड फ्लैश पे जाके कहीं हम इसको इस्तेमाल करते थे। यानी दूसरे पानी के बाद जब सारे मंडूसी बाहर आ जाती थी, ये मंडूसी को ही मारता था, तो वो सारे मंडूसी को मारने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जो फैलरिस माइनर है, जो गुल्ली डंडा है, तो इसकी जो पैदावार है बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो ये क्या किया, भयंकर तरीके से अपना पैदावार बढ़ाता रहा। और ये जो हमारे जो मार्केट में उपलब्ध जो तणनाशक दवाइयां थी, खरपतवार नाशक दवाइयां थी, इसके ऊपर ये प्रतिरोध पैदा किया। जब ये प्रतिरोध पैदा किया तो मार्केट में हमें कॉम्बिनेशन लेके आना पड़ा, अलग अलग मोड ऑफ एक्शन की 2 रसायन को लेके हम यहाँ पे आए। इसी कड़ी में एक प्रोडक्ट आया एसियमडाइन नाम से, जिसके अंदर मेट्रिब्यूजन और क्लोडिनापॉप का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन पेटेंटेड है क्रिस्टल का। ये एक प्रोडक्ट आया मार्केट में, काफी प्रभावी नियंत्रण किया। इससे पहले एक और प्रोडक्ट आया था, वो मैं कहना भूल गया आप लोगों को, वो रहा मेट्रिब्यूजन। मेट्रिब्यूजन मार्केट में सेनकोर नाम से, श्रीकोर नाम से, टाटा मैट्री नाम से, विभिन्न नाम से आया, काफी प्रभावी प्रोडक्ट रहा। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ हमारी 3 प्रॉब्लम थी। नंबर 1, इसका एप्लीकेशन, एक साथ स्प्रे करना है, डबल कहीं नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 2, सॉइल टेक्सचर के ऊपर इसका बहुत बड़ा रोल था, जो सैंडी सॉइल था वहां पे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। नंबर 3 जो इसके साथ प्रॉब्लम था वो था वैरायटी। कुछ चुनिंदा वैरायटी थी, जैसे PBW 550, 502, WH 1105, राज 3077 और बरबट, ये जो वैरायटी थी, वैरायटी के ऊपर हम उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। ये उसके साथ एक प्रॉब्लम था। आप इस तस्वीर के अंदर देखिए, मैं आपको इसके विभिन्न तरीके के फ्लैश को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए खेत के अंदर किस तरीके से विभिन्न फ्लैश की मंडूसी को दिखाई दे रहा है। और जब मैं किसान साथी को दिखा रहा हूं, देखिए किसान साथी भी हैरान है कि इतने सारे फ्लैशेस एक खेत के अंदर देखने को मिल रहा है। ये पानीपत का ये पुरानी तस्वीर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अब आइए स्प्रे करने का तरीका के बारे में बताऊं। खरपतवार नाशक दवाई खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसको इस्तेमाल करना बड़ी बात है। मैं आपको थोड़ा सा नोजल के बारे में बता दूं। देखिए जब भी हार्बिसाइड का आप स्प्रे करेंगे
तो कोई भी हार्बिसाइड हो हमेशा ध्यान रखिएगा 2-3 बातों का। इस तरीके की नोजल किसी भी कीमत पर मत लेना। इस तरीके की नोजल हम कब लेते हैं? इस तरीके की नोजल हम तब लेते हैं जब मेरे को कोई क्रॉप कैनोपी को भिगोना है, पत्तियों को भिगो के स्प्रे करना है। लेकिन हार्बिसाइड को अगर स्प्रे करना है तो इस तरीके की नोजल किसी भी कीमत पर नहीं लेना। इसे हॉलोगन नोजल कहते हैं। उसके लिए हमें फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नोजल लेना है। देखिए ये किस तरीके का नोजल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये जो नोजल है आप इस तरीके की नोजल आप ले सकते हैं। आप दूसरा नोजल जो ले सकते हैं, देखिए इसका मुंडी कटा हुआ है, बीच में किस तरीके से कटा हुआ है ये ले सकते हैं। तो फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नोजल को लेके आप स्प्रे करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, दिशा क्या होगा। आमतौर पर मेरा जो स्प्रे करने का दिशा होता है, मेरी खेत की लंबाई अगर ऐसे है तो हम इस दिशा में चल के स्प्रे करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेरा स्प्रे करने का दिशा क्या होता है, हवा की रफ्तार देख के हम स्प्रे करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे देखिए ये जो मेरा गेहूं का पौधा है, गेहूं के पत्ते में और मंडूसी के पत्ते में क्या फर्क होता है ये मैं आपको बता दूं। गेहूं के पत्ते थोड़ा चौड़ा होंगे, गेहूं के पत्ते थोड़ा काले होंगे, गेहूं के पत्ते साइड से झुक जाएंगे पहला पानी लगाने के बाद, और जो गुल्ली डंडा होगा, जो मंडूसी होगा, इसके पत्ते मुलायम होंगे। अब रात में भी अगर इस तरीके से खेत में हाथ ऐसे फेरेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा मेरा हाथ इस समय मंडूसी पे टच हो रहा है, नहीं इस समय गेहूं पे टच हो रहा है। ये बड़ा मुलायम पत्ता होगा, बराबर है। तो ये तीर जैसे नोक जैसे निकला हुआ है, दोनों साइड से गेहूं उसको ढक के रखा है। अगर मैंने ये गेहूं का लाइन है जैसे इस खेत में है और इधर से चल के स्प्रे करेंगे, दोनों साइड से गेहूं उसको ढक लेगा, मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मेरा राय क्या रहेगा, रसायन वही है, मात्रा वही है, तरीका वही है, केवल मैंने डायरेक्शन बदल दिया। जिस लाइन में हमारा गेहूं का बिजाई हुआ है उसी लाइन में चलेंगे। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि हवा का रफ्तार उस समय तेज ना हो, तो उसी लाइन में चलेंगे। 48 से 52 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर नोजल रख के चलेंगे। अभी मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ, मेरा पुराना वीडियो है, जब मैंने पंजाब और हरियाणा में 2 स्टेट का 2 वीडियो दिखाता हूं, जब मैंने काम किया था तो किस तरीके से किसानों को इसके बारे में प्रशिक्षण दिए थे। अब अगर एक किसान स्प्रे कर रहा है तो ये मैं आपको हरियाणा का एक वीडियो दिखाता हूं। देखिए एक किसान स्प्रे कर रहा है तो इसको किस तरीके से गाइड किए हैं, कैसे गेहूं के डायरेक्शन में चल के 48 से 52 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे नोजल को रख के और सीधे स्प्रे करते हुए जा रहे हैं। अब मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूं। देखिए इस समय जो किसान है हमारा सीधे स्प्रे करते हुए खेत में आगे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहे हैं। जैसे जैसे गेहूं का लाइन है, उन्होंने जो नोजल लिया है टीकेबीपी टीजेट नोजल लिया है, इसी तरीके से अगर स्प्रे करते हुए जाएंगे, आप देख सकते हैं उसी लाइन में चल के सीधे स्प्रे करते हुए जा रहे हैं। तो जो हमारा खरपतवार नाशक दवाई है ये सीधे जमीन के ऊपर पड़ रही है और पत्ते पे पड़ रही है, और जो मंडूसी है उसके ऊपर सीधे पड़ रही है, तो उनको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको पंजाब के राजपुरा के पास पुआखेड़ी गांव में लेके चलता हूं। यहाँ पे देखिए 2 किसान किस तरीके से स्प्रे कर रहे हैं, कैसे उनको प्रशिक्षण दिए थे। यहाँ पे देखिए दोनों किसान एक साथ कदम से कदम मिला के जैसे जैसे गेहूं का लाइन है उसी लाइन पे चलते जा रहे हैं। यहाँ पे भी टीकेबीपी टीजेट नोजल को लिया गया है। अब देखिए खेत के किनारे ये पहुंच गए हैं। जैसे ही पहुंच गए एक किसान रुक गए, उन्होंने अपना नोजल को बंद कर दिया। अब जो दूसरा किसान है ये भी मुड़ गए। अब ये देखिए इनके बराबर में आ रहे हैं, दोनों एक साथ बराबर में आने के बाद ये उसके बाद देखिए स्प्रे करना चालू किया और एक साथ स्प्रे करते हुए जा रहे हैं। ना तो इनका हाथ ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना बाएं जा रहा है, ना दाहिने जा रहा है। अगर इसी तरीके से स्प्रे करते हुए जाएंगे तो हमें गुल्ली डंडा के ऊपर, मंडूसी के ऊपर, बलूरी के ऊपर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज और दिखा रहा हूँ, वह उस दिन भयंकर ठंड था। मेरे गाड़ी के सामने देखिए बराबर में पानी लेके आए हुए हैं, घर से ताजा पानी लेके आए हैं दवाई का स्टॉक सोल्यूशन बनाने के लिए, ताकि हमारे जो रसायन है उस रसायन का अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो साथियों इन बिंदुओं पे मेरा कहने का मतलब यह, अच्छा रसायन खरीदे, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे को सही रसायन को सही मात्रा में, सही तरीका से और सही समय पे इस्तेमाल करना है, तब मैं उससे वो रिजल्ट ले पाऊंगा जो रिजल्ट उस प्रोडक्ट से मिलना चाहिए। हम इस्तेमाल करते समय क्या क्या गलतियां होती है ये मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ, ताकि ये गलतियां किसी भी कीमत पे आपसे ना हो जाए। अब गौर से देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं विभिन्न स्टेज के गुल्ली डंडा है। अब अगर इस खेत में हम स्प्रे करेंगे तो हमें किसी भी कीमत पे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। कारण क्या है, जो खरपतवार नाशक हम स्प्रे करेंगे वो एक निश्चित स्टेज की खरपतवार को मारने के लिए वो बनाया गया है। सही समय पे और सही स्टेज उसका वीड का होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए विभिन्न स्टेज का वीड है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खरपतवार नाशक दवाई को खरपतवार के सही स्टेज पे इस्तेमाल करना है, पहली बात। अब आइए दूसरी चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो ये है किसान है, ये क्या किया है, ये जो 3 आप देख रहे हैं, इसका जो लांस है, ये तीनों लांस में क्लच ब्रेक गियर कुछ नहीं है, बिना क्लच ब्रेक गियर की ये गाड़ी चला रहे हैं। अब आइए अगला तस्वीर में देखिए, यहाँ पे देखिए मैं साफ दिखा रहा हूँ किस तरीके से बिना क्लच का है। अब देखिए पानी कहाँ से ले रहा है, ये जो पानी लिया है ये किस तरीके से पानी ले रहा है, ठंडा पानी है, कितना गंदा पानी है। अब स्प्रे कैसे कर रहा है, देखिए नोजल ऊपर की तरफ रखा हुआ है, जो कट नोजल है उसकी मुंडी ऊपर की तरफ है, ऊपर से रसायन का स्प्रे हो रहा है, वो जमीन पे गिर रहा है। अब उसमें कोई क्लच ब्रेक कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये खड़े हो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए रसायन जमीन के अंदर गिर रहा है और स्प्रे जो हो रहा है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है।
ये देखिए नोजल है, नोजल नीचे की तरफ होना चाहिए, ये नोजल को जो है ये ऊपर की तरफ किया है, बजाय नीचे करने का ऊपर की तरफ। और जो रसायन हमें सीधे जमीन के सतह पे पड़ना चाहिए, ये इस तरीके से जाके ऐसे करके गिर रही है। तो ऐसे क्यों किया है? ताकि ज्यादा एरिया ये कवरेज कर सकें, ये इनका उद्देश्य है। लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके से हम रसायन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें उस रसायन का रिजल्ट नहीं मिलेगा। साथियों, अगर इन बिंदुओं पे हमारे किसान साथी ध्यान देंगे तो मेरा मानना है गेहूं के फसल के अंदर अच्छा उपज ले सकेंगे। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे हमारी मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।